कर लो, एक तो मार्कर का पॉइंट लग गया। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया, कम करना होगा। बच्चों गुड मॉर्निंग, आ गया हूँ मैं। आज चैप्टर ख़त्म कर दीजिए ताकि मंडे से हम लोग नया चैप्टर भी शुरू करें, और कुछ क्वेरीज आपकी हो तो उसको भी कर लें। सेक्शन 203 हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सनल। उसमें आपने देखा था कि हर कंपनी को KMP रखना ज़रूरी नहीं है, केवल उन कंपनियों को जो लिस्टेड है या ऐसी कंपनियां जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैं जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है ना, उनको रखना ज़रूरी है। मैंने एक CS के लिए बताया था, कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट अभी जो है, क्योंकि ये सभी बैच के लिए है तो हमने अमेंडेड ही पढ़ा दिया। कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट, कंपनी सेक्रेटरी को रखना उन कंपनियों के लिए ज़रूरी है जिनका टर्नओवर, जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। पहले 5 करोड़ थी और लिखने का तरीका भी अलग था, है ना। ओके जी, चलिए हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया था, अब हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वैसे के बजाय यहाँ पे एक मिनट रुको ना, टॉपर्स लिखो, हाँ, PP, एक मिनट, ऐसे भी आ जाता था, आ गया, हाँ देखो, ये क्या जरूरी है दूसरे पे लगाना, ये लेकिन सब हाँ समझाता है। चलिए। चलिए बेटा, शुरू करें क्या? चलिए बेटा, जी सर। आइए बेटे, ओके दोस्तों, ज्वाइन करते हैं हम लोग सभी भाई बहन खुश होके। चलिए बेटा, विजय राघव, राहुल कुमार शर्मा, निवांधन कहाँ है? जल्दी जल्दी जुड़ो यार, निवांधन आप तो अच्छे बच्चे हो। चलिए बेटा, ये टॉपिक रह गया था आपका ना, सब तो हो ही गया है आपका। कौन सा कंसेप्ट था विजय? जल्दी से बता दे विजय, कंसेप्ट नंबर बता दे बेटा। कंसेप्ट नंबर कौन सा था? 9, 10, और उसका रोमन में कौन सा पॉइंट तक कर लिए थे? मुझे जो लगता है रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ कंपनी शायद हो गया था, है ना बेटा? पक्का शायद हो गया था ना। अब हमें कैजुअल वैकेंसी पढ़ानी थी, एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी और पेनाल्टी, उसके बाद 204 और 205। आइए फटाफट देख लेते हैं। 204, 205 रह गया था, 203 में आपके पास रह गया है, ये पढ़ा तो दिया था, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर मोर देन वन कंपनी, ये भी पढ़ा दिया होगा जी बेटा। सर 203 का सब सेक्शन 4 और 5 रह गया है। हाँ वो तो ठीक है, वो कंसेप्ट नंबर नहीं बताएंगे? आप लिखते नहीं है क्या? वो कौन सा कंसेप्ट नंबर चल रहा था राहुल भाई? जैसे वो चलता है ना आपका कंसेप्ट नंबर, कौन सा रह गया था? 8वां, 9वां, 7वां कुछ तो होगा। राघव भाई, निवांधन जल्दी जल्दी जुड़ो, कालरा,
और भी बच्चे हमारे जुड़ते हैं। कहाँ हैं आप लोग? कौन सा कंसेप्ट था ये? खैर आइए बेटा, जो भी था अपना लिख लीजिए। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी सेक्शन 203 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। जी बेटा, राहुल कुमार, कंसेप्ट 10 का रोमन 4। ओके, यानी रोमन 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था और चौथा हो गया था। चौथा तो सिंपल है कि अगर एक ही केएमपी को किसी दूसरे एक केएमपी को आप किसी अदर कंपनी में केएमपी नहीं अपॉइंट कर सकते। उसका एक्सेप्शन है, सब्सिडियरी में हो सकता है ना बेटा। सब्सिडियरी इंक्लूड सब्सिडियरीज ऑल्सो। हम लोग सीए इंटर में बेटा डिस्कस करते हैं टॉपिक, और अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आइए दोस्तों। अब हमारे पास 4 तक हो गया था, भाई ने कहा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद बेटा राहुल जी, कम से कम आप बड़े रेगुलर हैं। अब 5वें पॉइंट की तरफ हम लोग जुड़ते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी ये हमारे पास है सेक्शन 203 का सब सेक्शन 4। कैजुअल वैकेंसी के बारे में हमें पढ़ना है। सेक्शन 203 का सब सेक्शन 4। इसमें लिखा है बेटा, कुछ नहीं लिखा है अच्छा, लेकिन बेटा लॉ बड़ा प्यारा बना रखा है इन्होंने। कह रहा है कि अगर ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम केएमपी इज वैकेटेड, द रिजल्टिंग वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। सर मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आप सभी बच्चों से, और आगे मैं चाहूंगा कि और इसको बेहतर कर सके हम लोग। कैजुअल वैकेंसी क्या है? लॉ लिखता है कि भाई कोई भी कैजुअल वैकेंसी हो तो उसको फिल कर दो। कितने महीने में फिल कर दो? 6 महीने में। कौन फिल करेगा? जो अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? तो भैया ऐसा है, सेक्शन एमडी और एमजीआर और डब्ल्यूटीडी के लिए तो हमारा 196 वाला ही कामयाब है ना। और बाकी जो अदर केएमपी हैं, ऐसे ये भी केएमपी हैं, बट ये फुल केएमपी नहीं। केएमपी में और भी लोग आते हैं ना सर, सीएफओ सीएस भी तो आता है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको सीखना है। तो अगर आपको समझ में आया तो बताइए। एक हल्की सी बात मैंने आपके सामने रखी थी। क्या लिखा है? फाइलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ केएमपी इफ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम केएमपी इज वैकेटेड, द रिजल्टिंग वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। जिस दिन आपकी वैकेंसी हुआ उसके 6 महीने में। आज आई ना सर, 2-4 क्वेश्चन भी बनवा दूंगा। और एक लास्ट है, तब तक हमारे राहुल जी जुड़े। सर आपके पास मैसेज थोड़ा लेट पहुंचता है, मैं तो तुरंत उसी टाइम जवाब दे देता हूं। अच्छा बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, ये थोड़ा सा क्या है, चैट में ना दिक्कत है। ये 1-2 मिनट का गैप है, उससे कभी कभी बड़ी दिक्कत होने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं 1 मिनट थोड़ा लेट से रिएक्ट करूंगा। लास्ट है, देखो ये बेटे, लास्ट पढ़ लो। लास्ट पढ़ लो मेरा बच्चा, लास्ट पढ़ लो। एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी, ये वाला पढ़ो। तो गवर्नमेंट कंपनी आफ्टर सब सेक्शन 4 द फ्लोइंग सब सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। अच्छा जी, नया सेक्शन सब सेक्शन इंसर्ट हो गया। 4A द प्रोविजन ऑफ 1, 2, 3, 4 टू दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एमडी, सीईओ और मैनेजर होल्ड and in the absence of whole time director of the government company, this subsection 4A shall be applicable to government company only if it has not committed default। इसको तो रटना पड़ेगा बेटा। आजकल तो हम लोग इंटर में भी पढ़ाते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्पशन का फायदा उठाना चाहती है तो उस गवर्नमेंट कंपनी को क्लीन होना होगा। उस गवर्नमेंट कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में या एनुअल रिटर्न 92 में फाइल करने में रजिस्ट्रार से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है बेटा, आपको भी अच्छा लगता है और मेरे को तो खैर अच्छा लगता ही है। सब बेसिकली कह रहा है कि जो कितना मस्त है यार। तो इसका मतलब है सर कि जो गवर्नमेंट कंपनियों में सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा, जबकि सब सेक्शन 1 कहता है कि कुछ खास कंपनियों में, है ना, जो जैसे मान लो कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक समझने के लिए बता रहा हूँ। और आज आपको पता होगा कोल इंडिया लिस्टेड कंपनी है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें एमडी, सीईओ, सीएफओ रखना पड़ता होगा, लेकिन ये करा कि जरूरत ही नहीं है। सर एक बार समझिए ना,
कोल इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी, इसका सेक्टर कौन सा है? गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, है कि नहीं? इसके लिए इसमें तो एमडी हमको नहीं लगता अब रखने की जरूरत है, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। सब सेक्शन 1 से भी एग्जेम्प्ट कर दिया, सब सेक्शन 2 से भी एग्जेम्प्ट कर दिया। सब सेक्शन 2 कहता क्या था? अच्छा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सब सेक्शन 1 क्या कहता था कि कुछ कंपनियों को एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीईओ रखना है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ एक्सेट्रा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको सीखना था, समझना था। तो इस तरह से हम लोग आगे और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और भी लिखने की कोशिश किया है। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ केएमपी। केएमपी मतलब की मैनेजर पर्सनल, अभी लिखवा देता हूँ बेटा, थोड़ा माहौल बनवा दिया बेटा बच्चों का। केएमपी की वैकेंसी को 6 महीने में भर दो। ऐसा रटो नहीं, याद करो, मतलब समझो बेटा, मन से, दिल से, बाई हार्ट। रट के भी कुछ फायदा नहीं है, बट अगर एक बार मन में बात बैठ गई तो हमेशा के लिए आएगा। चलो एक बार बताओ, सेक्शन 203 और 196 में क्या, कौन सा सेक्शन का स्कोप बड़ा है? मतलब 203 और 196 में क्या फर्क है? 203 में किसके अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है ना? केएमपी का। बुरा मत मानिए, किन कंपनियों में एमडी रखना जरूरी है? आप बताइए, सभी बच्चे बताइए किन। मैं अभी केएमपी छोड़िए, मैं कहता हूं आप बड़े सीए बनने जा रहे हैं आप सभी लोग, है ना? किन कंपनियों में एमडी रखना जरूरी है? किन कंपनियों में, है ना, सीईओ रखना जरूरी है? बताइए सभी भाई बहन, बताइए किन कंपनियों में सिर्फ एमडी की बात बताइए, है ना? सीएफओ छोड़िए, है ना, सीएस का भी छोड़िए, मैक्सिमम बताइए किन कंपनियों में एमडी, सीईओ या मैनेजर में से 3 में से कोई एक, या, है ना बेटा, या बेटे कहा जाए तो होल टाइम डायरेक्टर रखना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि सर भाई 196 ये नहीं बताता कि किन कंपनियों में एमडी रखना जरूरी है, ये कहता है कि एमडी अपॉइंट होगा तो ऐसे होगा, एमडी अपॉइंट होगा तो वैसे होगा, बट ये नहीं कहता कुछ भी बेटा। सेक्शन 203 कुछ और कहता है, सेक्शन 203 कुछ और कहता है बेटा। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है और इन्हीं बातों से हम लोग को आगे बढ़ना है। लास्ट हमारा एक रह गया पेनल्टी। पेनल्टी भी देख रहा हूँ 8 लिखा है, 8 लिखा है मतलब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स है, और मेरे पास जो बुक है उसमें भी बेटा 8 तो नहीं लिखा, लेकिन अमेंडेड लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। इफ ए कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ, फटाफट जुड़िए सभी बच्चे लोग, प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख। अगर बेटा मजा आ गया सर आप यकीन मानिए इन पढ़ाई से हम भी भूलते जा रहे थे, हम भी भूल रहे थे। अब इससे ऐसे तो हमारे पास इतने बड़े क्लाइंट नहीं है, लेकिन क्या लगता है अगर इसकी थोड़ी मैं प्रैक्टिस और कर लूँ, है ना बेटा, तो ये थोड़ा लॉ का जो नॉलेज है अपना वो सीपी आवर्स में सर क्या है, सर ये सीए को ज्ञान देने की ज़रूरत है। साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो भूल गया होगा। तो भाई अगर मान लो हम अपना किन कंपनियों में एमडी रखना जरूरी है, किन कंपनियों में सीईओ रखना जरूरी है, कोई बुराई थोड़े है सर, समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए, एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर एंड केएमपी वाओ शैल बी लायबल टू पेनल्टी of rupees 50,000 where the default is continuing one, they shall liable to further penalty of 1,000 for each day। 1,000 रुपये each day होगा after the first day during which default continues but not exceeding 5 लाख। मतलब कुल मिलाकर समझने की जो मैं समझने की कोशिश किया कि आपने कंपनी के ऊपर भी 5 लाख है और यहाँ पे एक जीरो कम कर दीजिए, 50,000 है लायबल टू पेनाल्टी। 50,000 तो फिक्स है, आपने डिफ़ॉल्ट किया तो, ऑफिसर्स ने डिफ़ॉल्ट गलती किया तो, और उसके अलावा अगर लगातार गलती हो रही तो हर दिन के लिए 1,000, लेकिन ये जो कंटिन्यूइंग पेनल्टी है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये छोटा सा पॉइंट है। कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 203 सब सेक्शन 4, बहुत ही प्यारा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूर याद रखिए। यस बेटा, एनी कैजुअल वैकेंसी in the office of any casual vacancy in the office of whole time KMP, आसान है बेटा, आज ये तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म करा दूंगा बेटा। KMP शैल बी, अच्छा लिखने से बेटा देखिए थोड़ा स्लो होता है, लेकिन एक एक चीज याद हो जाता है दोस्तों, एक एक चीज समझ में आ जाता है, एक एक चीज की नोट्स बन गई। हवाबाजी नहीं किया, अब मैराथन रिवीजन कराऊंगा, उसमें बेटा हवाबाजी भी करूंगा। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ होल टाइम KMP शैल बी filled up, wow, filled up
बाय द बोर्ड, बोर्ड द्वारा फिल किया जाएगा एट अ बोर्ड मीटिंग। अच्छा भैया, नॉट आरबीसी, है ना, केएमपी को अपॉइंट करना है, केएमपी की कैजुअल वैकेंसी फिल करना है एट अ बीएम, नॉट आरबीसी, within a period of 6 months from the date of vacancy। जो लॉ में लिखा है बेटा वो यही लिखा है। और भाई साहब आप भूल जाइए, सेक्शन भूल जाइए, लेकिन राजीव सर के लॉजिक ना भूलिए, है ना। केएमपी को अपॉइंट कैसे होता है, 196 केवल उतना बताता, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, नॉट केएमपी, एमडीडब्ल्यूटीडी और मैनेजर, सिर्फ 3 की बात करता है, सीएफओ की बात नहीं करता, सीएस की क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता। और मैं तो देख रहा हूं अब तक मेरे को सीएफओ का कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं समझ में आ रहा है। सीएफओ कौन बन सकता है कंपनी का, बुरा मत मानिए, जो अब तक मैंने देखा, पढ़ाया, आपने भी भाई शर्मा जी बहुत बार पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो के भरोसे बैठे थे। ये तो एक फैसिलिटी मिली आपको एक्स्ट्रा, और इसी बहाने हमारे टॉपर्स के पास एक नया प्रोडक्ट आ गया। और दोस्तों हम लोग भी अपनी पुरानी बातों को याद कर लिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास, हम बात करते हैं छठे की। वो एग्जेम्पशन की बात करता, वो भी कर ही डालिए, काहे को किसी को नाराज करना। एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी मजेदार है। गवर्नमेंट कंपनी को तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक्ट से बाहर नहीं कर दिया, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल बोला, बाहर करने का मतलब मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट कंपनी पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी, एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 203 सब सेक्शन 4A। सर ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है और कुछ नहीं है, कह रहा है कि सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 अप्लाई नहीं होगा तो 5वां भी नहीं होगा, 5वां पेनल्टी है। जब मेरे ऊपर ये पूरा सेक्शन ही नहीं अप्लाई होगा तो कंट्रावेंशन होने का सवाल नहीं है, और जब कंट्रावेंशन नहीं होगा बेटा तो फिर पेनल्टी नहीं लगेगा। ओके बेटा, ध्यान देंगे। एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी, मैं तो कह रहा हूं कि आप लिखिए बेटा, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 203, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 203 1, 2, 3 and 4 doesn't apply upon a government company, upon a, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा बेटा, थोड़े घर वाले बेटे है ना, थोड़ी सी आज एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा मुझे जाना है 2 मिनट के लिए। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 203 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 डजंट अप्लाई अपॉन ए गवर्नमेंट कंपनी इफ, आप सभी भाई बहन लिख के बताइए तो, इफ सच गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट कंट्रावेंट, किसका अपना जो 137 में नॉट कंट्रावेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 137, सेक्शन 92 बात करता है एनुअल रिटर्न का, और 137 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये है, इफ सच गवर्नमेंट कंपनी नॉट कंट्रावेंट प्रोविजंस ऑफ 137 और 92 बात करता है एनुअल रिटर्न का, और ये बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। और लास्ट रह गया हमारा छठे के बाद 7वां, पेनाल्टी लगा दो भाई। कम देखो, पेनाल्टी अभी याद मत करो, पहला काम मेरी कोशिश ये करना मेरा बच्चा कि समझना जरूरी है, कनेक्ट करना जरूरी है। फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन बनाइए कि किस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर टॉपिक पे आ सकता है। अच्छा, एक छोटी सी बात है बेटा, मेरी कमी कह लो अच्छाई कह लो, मैंने एक भी सेक्शन इरेलीवेंट भी था तो भी नहीं छोड़ा यार। कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि डायरेक्टर्स के सारे सेक्शन स्लो हौले हमने पढ़ा था,
है ना बेटा। लास्ट बता दीजिए पेनाल्टी सेक्शन 203 सब सेक्शन 5, पेनाल्टी जो है वो सबके ऊपर लग रहा है। 203 सब सेक्शन 5 की बात है। पेनाल्टी दो तरह की है, अगर आपको समझ में आए तो बताइए कौन कौन सी पेनाल्टी है। सेक्शन 203 सब सेक्शन 5 में जो पेनाल्टी है वो दो तरह की है। पहला है पेनाल्टी ऑन कंपनी और दूसरा है पेनाल्टी ऑन डायरेक्टर एंड केएमपी। वाओ, ये दो तरह की पेनाल्टीज है, पेनाल्टी ऑन कंपनी एंड पेनाल्टी ऑन डायरेक्टर एंड केएमपी। अब इसमें लिखा है बेटा, क्या मस्त लिखता है यार, है ना। पेनाल्टी ऑन कंपनी सर ये लिखा है, अच्छा ऑफ है सर, ऑफ मतलब कम नहीं किया इसने, मतलब लिमिट नहीं है। पेनाल्टी ऑन कंपनी ₹5 lakhs, ऑन डायरेक्टर्स एंड केएमपी जी बेटा फाइन अप टू रुपीज, अप टू नहीं, फाइन ऑफ ₹50,000 प्लस कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में, कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में, कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो रहा है तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो उस केस में क्या होगा, फाइन ऑफ ₹50,000 प्लस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है ₹1,000 पर डे बट नॉट एक्सीडिंग ₹5 lakhs। बट नॉट एक्सीडिंग ₹5 lakhs। ये छोटा सा पॉइंट है, आप में से किसी भी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी बात रख सकता है। इसमें तो पिछली क्लास में ही ख़त्म हो गया था सर, ये तो बस ये है कि आपके प्यार के लिए हमने एक बात को समझाया, बताया, और आगे की बात अब करते हैं। जी साहब, लास्ट हमारे पास अब रह गया सर सीएस को ना, कंपनी सेक्रेटरीशिप को 203 जहां जॉब देता है ना, 204 प्रैक्टिस का मौका देता है, 203 जॉब देता है। सर आपके पास मैसेज थोड़ा अच्छा ये तो हो गया। 203 जो है सीएस को जॉब, सीएस के एंगल से समझिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। सर आप सीए हैं मुझे पता है, लेकिन आप सीएस भी आप ही का जैसा भाई होता है। 203 में सीएस भाई बहनों को जॉब की व्यवस्था कर दी गई एक तरह से बड़ी कंपनियों में। उसी तरह से 204 में सीएस भाई बहनों का प्रैक्टिस की व्यवस्था कर दी गई। जैसे आप कहते हैं कंपनी ऑडिट, आप क्या बोलते हैं, कंपनी ऑडिट, आप बोलते हैं स्टैचुटरी ऑडिट। अच्छा, स्टैचुटरी ऑडिट और कंपनी ऑडिट में बहुत अंतर है ना। स्टैचुटरी ऑडिट का मतलब हुआ ऑडिट रिक्वायर्ड एज पर लॉ, थोड़ा बहुत ऑडिट हम लोग भी पढ़ाते थे बेटा कभी। ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट रिक्वायर्ड एज पर लॉ। अच्छा, स्टैचुटरी ऑडिट में कोई भी लॉ के प्रोविजन के अनुसार जरूरी है। अब यहाँ पे क्या सीखना है, ये देखिए, ये कंपनी ऑडिट भी एक स्टैचुटरी ऑडिट का ही पार्ट है सर, लेकिन वो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्लायंस ऑडिट की। कंप्लायंस ऑडिट जिसको हम सेक्रेटरियल ऑडिट भी कहते हैं, जिसमें सीएस का ड्यूटी है बड़ी बड़ी कंपनियों में, है ना, जॉब नहीं करना। जॉब नहीं करेंगे तब तो फिर तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ना। सेक्रेटरियल ऑडिट तो वो कर सकता है ना जो सीओपी रखा है और आपकी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा है। तो देखते हैं सर, थोड़ा बहुत है ना, लिखा है आपके बुक में सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिग कंपनीज। वाओ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सर सॉरी, मैं कंसेप्ट लिखा हूँ। एक दो क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। मई 19 का क्वेश्चन है, मई 18 का क्वेश्चन है। आहा, ये तो क्या है यार, आरटीपी का क्वेश्चन से। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं साहब, एक ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप सभी लिखिएगा मई 19, ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। क्या हम भाई बहने इस लायक बने कि एक आधा कोई क्वेश्चन हो जाए तो हम लोग बना सकें। लिखा है मिस्टर मानिया, ओहो इतना नाम ही इसका घटिया है, मानिया। मानिया मतलब पागलपन, मानिया का मतलब तो थोड़ा गलत ही सेंस में होता है। मिस्टर मानिया इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर मैनिया इज द एमडी। ओके जी, अंकुश त्यागी, अरे भाई गुड मॉर्निंग बेटा। मिस्टर मानिया, अंकुश जल्दी ज्वाइन करो, वीडियो बाद में देख लेना जो छूट गए।
is the managing director of MD of ACE Limited. Mr. Mania is managing director of ACE Limited and nowhere else. Wow. And nowhere else, कहीं और नहीं है जी बेटा. Which is subsidiary of, अच्छा देखते हैं सर. Which is subsidiary of H Limited. अच्छा, seeing the success of H Limited, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत हमको. सक्सेस सही से लिखिएगा बेटा. ऑफ एस लिमिटेड, द डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड, जो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है ऑफ एच लिमिटेड. ये तो बहुत अच्छा आदमी है यार. एच लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, which is a listed company, decided and approached Mr. Mania. मेरे हिसाब से तो गलत है बेटा. मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए. सब्सिडियरी का होल्ड कंपनी में हो सकता है. होल्डिंग का एमडी सब्सिडियरी में हो सकता है. सब्सिडियरी का होल्डिंग में मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया था. अभी लाने दीजिए क्वेश्चन. एस लिमिटेड, द डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड विच इज लिस्टेड कंपनी डिसाइडेड एंड अप्रोच्ड. सर पूरी क्वेश्चन लिखिएगा, क्या मस्त है बेटा ये. अप्रोच्ड मिस्टर मैनिया, इसका नाम ही मानिया है, मैनिया टू एक्ट एज द एमडी, as the MD of H Limited. Mr. Mania agreed with the directors of H Limited. Agreed with the directors of H Limited subject to condition भी है, subject to condition that he will continue to act as the MD of, subject to condition that he will continue to act as a director of, continue as a MD of बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, सॉरी बेटा सही से लिखिएगा, ऑफ एस लिमिटेड ऑल्सो. मतलब उसको छोड़ेगा नहीं. सब्सिडियरी में एमडी है ऑलरेडी, इस सब्सिडियरी की होल्डिंग एच है, शायद सब्सिडियरी में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. अब होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर वीर साहब नमस्कार, वीर बेटा नमस्कार. अब ये सवाल आपके सामने है, अब आप सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करिएगा. इन दिस डायरेक्शन द डायरेक्टर्स ऑफ एच लिमिटेड प्रपोज टू अपॉइंट हिम बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. ना ये तो गलत है. इन दिस, कितना सिंपल है. अगर बच्चा थोड़ा भी पढ़ा हो राजीव सर से, एक बार भी उसके दिमाग में बात आ जाएगा कि हाँ ये क्या क्वेश्चन है. इन दिस डायरेक्शन, सर क्या है सर, क्वेश्चन क्या बन सकता है, यही तो बन सकता है. वीर भाई ध्यान दीजिएगा. इन दिस डायरेक्शन लिखा है सर, द डायरेक्टर्स ऑफ एच लिमिटेड, द डायरेक्टर्स ऑफ एच लिमिटेड proposed to appoint him जी बेटा, appoint him
बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये गलत है मेरे हिसाब से। तो पॉइंट ही नहीं हो सकता, ये तो तरीका जो है वो भी गलत है। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, referring and analyzing the relevant provision of Companies Act, decide whether the decision of appointing and the proposed mode of appointment of Mr. Mania is valid। डिसीजन वैलिड है या नहीं ये पूछ रहा है ना। और बताइए दोस्तों, डिसीजन है ना, चलो बेटा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डिसाइड, इसका आंसर तो इंस्टीट्यूट के साइट पे भी होना चाहिए, है ना। ये क्या पता क्या लिखा है इन्होंने आंसर। सर आप लोग बताइए, सभी भाई बहनें बताइए, कोशिश करके बताइए। आप लोग बताइए बेटा क्या हो सकता है। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ, सर मैंने ये पढ़ाया था कि सेक्शन 203 सब सेक्शन 1 में ये पढ़ाया था कि एक होल्ड टाइम केएमपी किसी दूसरी कंपनी में नहीं हो सकता। होल्ड टाइम केएमपी उसका एक्सेप्शन था अगर वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडियरी या सब्सिडियरीज है तो हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ सब्सिडियरीज है। यहां तो सब्सिडियरी वाले को उल्टा गंगा बहा रहे हैं। भाई राहुल जी, निवांधन साहब कोशिश तो करो, शर्मा जी आप भी कोशिश करिए, फटाफट बताइए। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन एंड मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन एंड मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। चलिए जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से आप सभी भाई बहनें बताइए। सर भाई से भरोसा नहीं था ना, आंसर बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। यस, एज लिमिटेड कैन अपॉइंट मानिया एज एमडी ओनली आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। विजय थोड़ा गलत नहीं लिख रहे हो, कल तुम्हारी इतनी तारीफ किया था मैंने, हैं भाई। बेटा कैसे तुम विजय कह रहे हो ये बात, जल्दी जल्दी बताओ। चलो मैं बुक दिखाता हूं जिन बच्चों को, अरे मेरा बच्चा ये देखो तो कैसे कंसेप्ट था, गड़बड़ कर रहे हो। चलो इसको देखो, सभी भाई बहन देखो। ये पॉइंट मतलब करना भी चाहता है तो उसके लिए हाँ मतलब अलग अलग कंपनियां वैसे मानकर हो सकता है ना बेटा। चलो देखते हैं सर। सर डिसीजन इनवैलिड है राहुल, क्यों? बिकॉज बोर्ड मीटिंग फिजिकल नहीं है, आरबीसी है। और फिजिकल बोर्ड मीटिंग होती तो वैलिड अपॉइंटमेंट होती। यार मेरे को ये भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी भी दिक्कत है मेरे को। अब आप बताओ, या तो तुम लोग प्रोवाइजो के हिसाब से बता रहे हो कि दूसरी कंपनी में, भाई देखो ना इस वाले में तो पक्का कवर नहीं है। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, ये तो खैर अलग चीज है, छोड़ो। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है बताइए। इसका मतलब बताना। ये होल टाइम मैनेजरियल पर्सनल, जल्दी जल्दी बताओ। ये होल टाइम केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन सब्सिडियरी कंपनी। इसमें तो सब्सिडियरी कंपनी का बंदा होल्डिंग कंपनी में बनने जा रहा है एमडी, है ना बेटा। मेरे को इसमें भी डाउट हो रहा है ना, उल्टा थोड़े बेटा। अगर देखो ना बेटा,
एस लिमिटेड का एमडी एच लिमिटेड में बनने जा रहा है। ये गलत हो नहीं है, लग रहा है आपको, है ना बेटा। अपॉइंटमेंट का मोड तो बिल्कुल गलत है, समझ में तो आ गया वो, है ना बेटा। ये देखिए, होल टाइम केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी। हाउएवर केएमपी, और उसके बाद थर्ड प्रोवाइजो है, ए पर्सन इज एमडी और मैनेजर इन सम अदर कंपनी इज परमिसिबल फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट हिम एज एमडी द मोडस ऑपरेंडी। हाँ बेटा, तो इसका मतलब है, ठीक कह रहे हैं आप लोग, है ना। आपको ये लिखना है कि उसको कंसेंट लेना होगा, है ना, कंसेंट लेना होगा। और इसके लिए ठीक करें, पर्सन सो अपॉइंटेड एमडी शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। यहाँ पे अदर कंपनी माना जाएगा क्योंकि होल्डिंग का एमडी सब्सिडियरी में नहीं आ रहा है, सब्सिडियरी का एमडी होल्डिंग में जा रहा है, तो अदर कंपनी ही मानकर थर्ड प्रोवाइजो का भी ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं। अप्रूव पास्ट एट मीटिंग बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ, ये तो कोई लिख ही नहीं रहा आप में से, है ना, खाली आप आरबीसी और बीसी लिख रहे हैं। कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स भी चाहिए, है ना बेटा, उसके अलावे। तो बेटा मेरे हिसाब से आप सबका आंसर सही है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं समझा। सर प्लीज बताइए, अगर यही होता कि होल्डिंग कंपनी में जो एमडी है वो सब्सिडियरी कंपनी में एमडी बनाना चाहते हैं, तो जो अपॉइंटमेंट होता वो वैलिड हो जाता, अपॉइंटमेंट का जो प्रपोजल है वो वैलिड होता, और आरबीसी के थ्रू तो हो ही नहीं सकता, है ना बेटा। सर सेक्शन 203(3) के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ कंपनी में हो सकता है, बिकॉज ही कैन बी अपॉइंटेड इन वन मोर कंपनी एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग कंपनी बाय फिजिकल बोर्ड मीटिंग में। यस बेटा, इस तरह से हो सकता है ना। तो अब आपका जवाब थोड़ा ठीक आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिए, अब आपका जवाब थोड़ा ठीक हुआ, तो वही मैं बोला हूँ ना। तो सर सेक्शन 203(3) के अनुसार हो सकता है, क्योंकि सब्सिडियरी का जा रहा है होल्डिंग में, तो ये माना जाएगा कि फिर वहाँ पे अदर वन मोर कंपनी में हो सकता है एमडी का अपॉइंटमेंट। और बिल्कुल आपने सही कहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो बना लेंगे आप, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे देख लीजिए, लास्ट है एक और, जी बेटा। सर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है सर, मस्त क्वेश्चन है, और करा दूं एक क्वेश्चन। लिखिए बेटा, क्या लिखा जाए क्वेश्चन का आंसर, पहले इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन था विद द डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्रपोज मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। करेक्ट लिख सकते हैं, द डिसीजन इज वैलिड, कह सकते हैं डिसीजन इज वैलिड बट फॉर दिस the other company here H Limited shall call its physical board meeting, मतलब board meeting not physical, ये ऑडियो वीडियो से भी हो सकता है, that is also called not RBC, RBC छोड़कर कुछ और होगा, call its board meeting and obtain unanimous consent of all the directors the notice shall also explain, है ना बेटा, जो नोटिस भेजेंगे उसमें भी बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करना है। ओके दोस्तों, the notice of board meeting must clearly specify the notice of board meeting must clearly specify about the notice of board meeting must clearly specify about किसके बारे में, the notice of board meeting must clearly specify about किसके बारे में, मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई अबाउट दिस एजेंडा। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। चलिए दोस्तों, और भी क्वेश्चंस हैं, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। मजा आ गया क्वेश्चन करके, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। हाँ हाँ यार, ऐसे क्वेश्चन करो यार, थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे, वो भी तो बहुत क्वेश्चंस हैं। ये तो मैं टाइप करके लाता तो तुम्हारा आपका समय बचता, है ना।
अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ रखे हैं भाई। एक क्वेश्चन आ रखा है मिस्टर अमित इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ANJ लिमिटेड। आओ एक और कर लो यार, अभी तो खत्म ही है, एक और क्वेश्चन कर लो। ये RTP का क्वेश्चन है, नवंबर 18 में, मई 18 में भी आया हुआ है। ओहो, मई 18 ओल्ड सिलेबस, लेकिन ये गलत लग रहा है मेरे को, नया सिलेबस में आई नहीं है, सब खाली राजीव सर ओल्ड ही सिलेबस का पढ़ा रहे हैं। अरे तो जो होगा वही तो पढ़ाऊंगा, मेरे घर में कोई बनता थोड़े। ये देखो एक और क्वेश्चन दे रखा, जरा देखना जल्दी लिखना, तो फास्ट लिखो, एक और क्वेश्चन बना लो। 203 पे ही है, लिखो तो थोड़ा मैं फास्ट लिखता हूं, सभी भाई बहन लिखो ना जरा। एक और क्वेश्चन है बेटा, क्या है वो क्वेश्चन, ये देखो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अगर आपको समझ में आए तो बताना। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अमित इज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर of ANJ Limited. MD, Mr. Amit is MD of ANJ Limited, which is a non-government company. Non-government public company. Sorry बेटा, non-government public company. सर एक लास्ट लाइन है बेटा। अच्छा फिर अच्छा अमित के ऊपर डोरे डाल रहा होगा, अमित को कोई दूसरा कंपनी MD बनाएगा। अब लिखता है द डायरेक्टर्स ऑफ CHH लिमिटेड डिसाइडेड टू, ठीक है बेटा समझ में आ गया, यूनानिमस कंसेंट वाला क्वेश्चन होगा ये, हम तो बेटा लाइन पढ़ के समझ जाते हैं। डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस्टर अमित अच्छा परफॉर्मर होगा, उसका ट्रैक अच्छा होगा, एज द MD ऑफ द कंपनी, एज द MD ऑफ द कंपनी, इवन दो मिस्टर अमित, अच्छा वहां पे सीट खाली नहीं कर रहा है, क्यों खाली करेगा भाई, वन मोर कंपनी में तो हो ही सकता है ना। इवन दो मिस्टर अमित डिसाइडेड not to vacate his place of office of MD of ANJ Limited, जो लिखा है सर ANJ Limited, a notice of board meeting specifying resolution containing the proposal of appointment, वही बात है। CHH उतना मैं नहीं लिखूंगा, CHH बेटा नई कंपनी है जो अमित को अपने यहाँ भी MD का पोस्ट ऑफर कर रही है। CHH सर्व नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच, ये सिंपल है यार कुछ नहीं है, आउट ऑफ CHH में 8 डायरेक्टर थे, आउट ऑफ 8 डायरेक्टर्स ओनली 6 डायरेक्टर्स। अच्छा ये बिल्कुल कैप्टन की तरह है, नहीं KMP कैप्टन की तरह है, कंपनी का कैप्टन है दोस्तों, सभी प्लेयर की सहमति चाहिए। एक प्लेयर भी आपको ये कहे कि मैं आपको कैप्टन नहीं मानता तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। CHH सर्व नोटिस ऑफ BM इन विच आउट ऑफ 8 डायरेक्टर्स, 8 में से इन विच आउट ऑफ 8 डायरेक्टर्स, 8 में से ओनली 6 डायरेक्टर्स, ओनली 6 डायरेक्टर्स, जो इसमें लिखा है बेटा गेव कंसेंट। एक कह रहा है बेटा एक अगेंस्ट में है ना, एक अगेंस्ट में वोटिंग की और एक आया ही नहीं, वाह। पूछ रहा है एंड वन वोटेड अगेंस्ट, उसको जरूर अमित से दिक्कत होगा। डिसाइड, मजाक है मजाक, 4 नंबर का है,
मैं तो अगर बच्चा सेक्शन भूल जाएगा लेकिन इतना नहीं भूलेगा, 2-2 क्लास राजीव सर लगा देते हैं एक चीज को सिखाने में। केएमपी को अपॉइंट करने के लिए क्या बेटा ऐसे ही अपॉइंट कर लोगे यार, कमाल करते हो। केएमपी को ऐसे ही अपॉइंट कर लोगे तुम लोग। केएमपी को अपॉइंट करने के लिए मेरे भाई क्या चाहिए, बोर्ड मीटिंग चाहिए, बोर्ड मीटिंग फिजिकल होना चाहिए, कंसेंट चाहिए सबका, सभी डायरेक्टर्स का। वाह, 1 वोट अगेंस्ट, डिसाइड द वैलिडिटी। इतना मजाक करता है ये, है ना, डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, बहुत मजाक करता है। चलो मजाकिया टाइप का आदमी है ये, है ना। क्वेश्चन सेटर, भाई मेरे को तो इसका आंसर पता है, सेक्शन 203 सब सेक्शन 3 कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट। आप चाहे तो देख लो कैसे अपॉइंट होता है, आप बनाते रहना। अब सुनो, अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, फिर मुझे थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी ख़त्म भी कराना है। लास्ट देख लो बेटा, ये तो सभी भाई बहनों को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए लड्डू वाले। सब बच्चा हमारा 4 में से बताओ, 4 में से 3 तो आएगा यार, 4 में से 3 समझता है, करीबन 75% हुआ। लॉ में 75 नंबर आ गए, कोई बुरा थोड़े। और एग्जामिनर राजीव सिंह जैसा हो और घर से खुश होके आया हो, नहीं समझे बात, राजीव सर जैसा और घर से खुश होके आया हो तो बात ही कुछ और है। तब तो 4 में 5 भी दे देगा। कंसेप्ट नंबर ए बेटा लोग, कंसेप्ट 11। चलो भाई, सेक्रेटारियल ऑडिट। बेचारे कंपनी सेक्रेटरी को भी कुछ काम दे दो यार, सब काम तुम लोग छीन लेते हो उससे। 5 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिए, शर्म नहीं आती। चलो, सेक्रेटारियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। दम है तो बताइए, दम नहीं है तो कोई बात नहीं। सेक्रेटारियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, सेक्शन 204। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा, बस इतना ही समझिए। सर इसमें लिखा कुछ नहीं है, आप 2 मिनट इसको निपटा लीजिए अपने बुक से देख देख के। कोई ऐसा चीज़ होता तो मैं ज़रूर मेहनत कराता, कहाँ भाग जाता। एक तो ये गंदी बात है, ये 205 पहले सिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, 205 सिखा दिया, 204 कहीं ना कहीं तो होगा ही, है ना। फटाफट बता दो भाई कहाँ है, समय बचेगा। सेक्रेटारियल ऑडिट, बड़ी कंपनियों में सेक्रेटारियल ऑडिट की ज़रूरत है। आप सीएस रखें या नहीं रखें, दैट डजंट मैटर। आपको एक सीएस इन प्रैक्टिस से भी आपको ऑडिट कराना होगा कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है ना। ओके बेटा, यस, हाँ, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एक्सेट्रा की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, अब इन्हीं से हम लोग बात कर लेते हैं। दो 203 ये आ गया सर, आ गया सर, फटाफट आ जाइए प्लीज साहब, खत्म करिए आज। ये 2 मिनट का टॉपिक, ये भी छोड़ने वाली बात थोड़े, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सेक्शन 204 कहता है कि बड़ी कंपनियों में सेक्रेटारियल ऑडिट करवाना जरूरी है। ये इसके लिए कौन करेगा, हु विल कंडक्ट सेक्रेटारियल ऑडिट, हम लोग बात करते हैं। यानी सेक्शन 204 की अप्लीकेबिलिटी की हम बात करें, किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो 204 अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनी के ऊपर और एक कंपनी बिलोंगिंग टू अदर प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट रूल 9(1). बहुत अच्छा लगा। 8 में आपको केएमपी को अपॉइंटमेंट की बात है, 8 में सीएस की बात है कंपनी सेक्रेटरी का, और रूल 9 में ये लिखा है प्रेस्क्राइब फ्लोइंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्रेटारियल ऑडिट। पहला लिखा है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। और दूसरा एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर। ऑब्वियस ही बात है, इसका एक कोड बना लेते तो मज़ा आ जाता। सिटी मतलब कैपिटल और टर्नओवर, कैपिटल और टर्नओवर हमेशा याद रखिएगा। सिटी है ना, सिटी में कैपिटल कम होगा और उसका टर्नओवर ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा होगा। अब बताइए बेटा, अब तो बड़ा दिक्कत है सर, मेरे को जो समझ में आया, सीएस को रखना कब जरूरी है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा, 203 कौन सा, सीएस को रखना कब जरूरी, लिस्टेड कंपनी में रखना जरूरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसमें 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो ज़रूरी है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा। और प्राइवेट कंपनी में भी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो ज़रूरी है ना बेटा। प्राइवेट कंपनी में भी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर अगर किसी भी कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में 10 करोड़ से कम है तो ज़रूरत नहीं है सीएस रखना, जो मैं समझा, आपके लिए भी समझाया। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेक्रेटारियल ऑडिट का। सेक्रेटारियल ऑडिट में भी बहुत सारी बातें समझने को हमें मिल रही है। पहला हमें मिल रहा है सेक्रेटारियल ऑडिट में जो समझ में मुझे आ रहा है और आपको भी आना चाहिए, है ना।
सेक्रेटारियल ऑडिट क्या है, सेक्शन 204 रिक्वायर्स दैट फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज टू गेट कंडक्टेड सेक्रेटारियल ऑडिट एवरी लिस्टेड कंपनी, और दूसरा लिखा है कंपनी बिलोंगिंग टू अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज इन दिस रेस्पेक्ट रूल 9(1) बताता है पब्लिक एवरी पब्लिक कंपनी, मतलब वही कहना चाह रहा है ना, लिस्टेड है तो हो ही गया, तो पब्लिक क्यों बोलते हैं यार, ऐसे बोलो ना, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी यूपीसी है ना, यूएलपीसी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा, ये जरूरी है। कौन करता है एक बार उसको भी नज़र मार ही डालो, हु कंडक्ट्स इट, है ना बेटा, कौन करता है इसको भी नज़र मार डालो। अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन ऑफ केएमपी, नहीं तो चैप्टर का नाम हो गया, ये देखिए। दूसरा है हु इज ऑथराइज्ड टू गिव सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, कौन देगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देगा, है ना। MR3 में बड़ा कंजूसी से फॉर्म यूज होता है। MR1 जो होता था वो अपॉइंटमेंट ऑफ MD होता था तो 60 दिन में भरते थे। MR2 सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आपको अप्रूवल चाहिए तो MR2 यूज होता था एप्लीकेशन देने के लिए। MR2 हाथ जोड़िए सभी भाई बहन, याद हो जाएगा MR2 और MR3, है ना बेटा। MR3 जो है, MR3 कब यूज होगा, ये तब होगा बेटा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 सब सेक्शन 1। कंपनी सेक्रेटरी है ना बेटा, इन कंपनी सेक्रेटरी इन कुछ लिखने की कोशिश किया है, इन प्रैक्टिस इज ऑथराइज्ड टू गिव, है ना बेटा, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सच रिपोर्ट शैल बी इन फॉर्म नंबर MR3 में होगा। एनेक्जिंग ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट आपको भी पता है, इसको 134(3) में जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट है उसके साथ अटैच करना है। ड्यूटी ऑफ कंपनी एज रिगार्ड सेक्रेटरियल ऑडिट, द कंपनी ड्यूली बाउंड टू गिव ऑल असिस्टेंस, वही बात है, जब CS ऑडिट करने आए तो उसके साथ, है ना, मतलब उसके साथ कोऑपरेशन करें, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, उनको देना है आपको, ये ड्यूटी है कंपनी की। ड्यूटी ऑफ BOD, द BOD इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर शैल एक्सप्लेन फुल इन, ये तो बहुत आसान है ना। डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि सेक्रेटरियल ऑडिट में कोई अगर उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है, कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, कोई नेगेटिव रिमार्क्स दिया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और पेनाल्टी है, पेनाल्टी इफ ए कंपनी ऑफिसर ऑफ कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो है गलत तरीके से ऑडिट करता है तो इसके ऊपर फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख है और मैक्सिमम 5 लाख है। 204 सर 1 लाख कम से कम और मैक्सिमम 5 लाख है, ये फाइन कंपनी पे भी लगेगा, कंपनी पे शायद तब लगेगा, ऑफिसर्स कंपनी पे तब लगेगा जब उसको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना था और नहीं करवाया, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी पे भी तभी लगेगा, है ना बेटा, या तब भी लग सकता है जब अपने कंपनी सेक्रेटरी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, और कंपनी सेक्रेटरी पे शायद तब लगेगा जब वो प्रॉपर फॉर्मेट में अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं देता है, या ऑडिट बिना किए हुए ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। तो ये छोटा सा पॉइंट आप सभी भाई बहनों को मुबारक हो, ये हल्का सा पॉइंट था, जैसा कि मैंने कहा था आज 100% खत्म हो गया, 204 रह गया, इसके बाद 205 है। आज बेटा हम लोग नया चैप्टर नहीं करेंगे, आज हम लोग पुराना ही चैप्टर को फिनिश करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे आज भर के लिए। फिर हम लोग मंडे को नई एनर्जी के साथ, नई जोश जुनून के साथ पहला चैप्टर शुरू कराऊंगा। आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, राहुल कुमार शर्मा 2.3 पर। यस बेटा, कंसेप्ट नंबर 11 देख लेते हैं, क्या है कंसेप्ट नंबर 11। पहली बात तो मेरे को बहुत अच्छे से समझना है, सभी भाई बहनों को अच्छे समझना है कि 203 और 204 में क्या फर्क है। 203 CS को जॉब की दिलाने की बात करता है, तो मतलब मुझे लगता है कि ऑडिट के लिए लिमिट और ज़्यादा है, ऑडिट के लिए लिमिट और ज़्यादा है। अच्छा, इसका तो CS का जो मुख्य भूमिका होती होगी, जो आप समझ रहे हैं, बड़ी कंपनियों में है, क्योंकि 203, 204 और रूल 8A और रूल 9 को देखने से यही लग रहा है कि जो लखटकिया कंपनी है जिसमें राजीव सिंह ऑडिटर बन के इतराते हैं, उसमें CS का कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। कंसेप्ट 11 हमारे पास है, सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनी, सेक्शन 204। ये क्या है सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज में 204 में? आइए दोस्तों, सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियों में सेक्रेटरियल ऑडिट होना जरूरी है। क्या है, आइए दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, किन कंपनियों में सेक्रेटरियल ऑडिट चाहिए। थोड़ा ना देखिए, रट के नहीं पास हो सकते आप, थोड़ा दिल से खुश होकर पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म भी हो गया और मजा भी आ गया। 204
का सेक्रेटारियल ऑडिट की बात ये कहता है 204 सब सेक्शन 1 प्लस रूल 9 भी है, चाहे तो आप लिख सकते हैं सर की तरह। ये तो मेरे को बहुत आसान लगा। अच्छा, इसमें फॉर्म भी लिमिटेड है सर, MR1 MR2 MR3, रूल भी सर करीबन 10 ही तक है, 9 के बाद रूल नहीं है भी तो एक रूल 10 है, बस लास्ट है। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा टाइम मैंने लगा दिया है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटारियल ऑडिट, सेक्शन 204 और सब सेक्शन 1 और रूल 9 है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। 1 मिनट सर रुकिएगा, है ना सर। जी बेटा, यस बेटा, आइए बेटे, छोटा छोटा पॉइंट है, इसी से हम शुरू कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन सेक्रेटारियल ऑडिट, सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 प्लस रूल 9, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटारियल ऑडिट की बात हम लोग कर ही डालते हैं। आइए सर, एवरी listed company and other companies belonging to other companies कर लीजिए, belonging to a specified class, a specified class, every listed company and other companies belonging to a specified class of companies as may be prescribed जी बेटा, गेट सेक्रेटारियल ऑडिट रिपोर्ट, गेट सेक्रेटारियल ऑडिट रिपोर्ट। बेटा सेक्रेटारियल ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है आपके लिए। रिपोर्ट अटैच टू सेक्शन 134 सब सेक्शन 3, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ बेटा अटैच करना जरूरी है, लिखना चाहता है। Attached audit report attached to section 134 subsection 3 that is with directors report। एक मजाक कर रहा है ना बेटा, कर हर कंपनी को इस तरह से करना है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। आगे देखिए, आगे हमारे पास है एज पर रूल 9। रूल 9 क्या कहता है बेटा, ये भी आपने सीखना है। रूल 9 है ना बेटा, रूल 9 ऑफ किसका बता दीजिए, रूल 9 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। इसका भी कोड नहीं बनाया, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014। चलिए दोस्तों, एज पर रूल 9 ऑफ कंपनीज ARMP रूल्स 2014, ये है बेटा, यही लिखा है पर रूल 9 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। फ्लोइंग कंपनीज shall also get सेक्रेटारियल ऑडिट। अब ये कौन सी कंपनियां हैं जो आपने सीखा, यानी प्राइवेट को तो इन्होंने एकदम माफी कर दिया है। प्राइवेट कंपनियों में तो सेक्रेटारियल ऑडिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना बेटा। गेट सेक्रेटारियल ऑडिट, पहला लिखिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके पास पेड अप कैपिटल है, पीसी है, पीसी ज्यादा होना चाहिए 50 करोड़। अभी ऐसी बात है, सारे फिगर कब का लेंगे, लास्ट लेंगे बेटा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ओके जी। और दूसरा, और अनलिस्टेड
पब्लिक कंपनी जिसका पीसी है, पीसी नहीं, पीसी कितनी बार लिखिएगा, टर्नओवर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्लस टर्नओवर, टर्नओवर जो है इसका ग्रेटर देन इक्वल टू रुपीज 250 CR, 250 करोड़, 250 CR। तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट है ना बेटा। कैसे समझ में आएगा फटाफट बताइए। एज पर रूल 9 ऑफ कंपनीज रूल्स दिस फ्लोइंग कंपनी शैल ऑल्सो गेट सेक्रेटरियल ऑडिट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्लस जिसकी पेड अप कैपिटल बेटा इक्वल टू ग्रेटर देन 250 करोड़, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कोई भी एक हो जाए, मतलब 3 कंपनियां हुई कुल मिलाकर, ये समझ में आया मेरे को, है ना बेटा। एक यहाँ पे नोट लिख लीजिए। वाह, प्राइवेट कंपनी को है ही नहीं, चाहे प्राइवेट कंपनी का कितना भी टर्नओवर हो जाए, कितना भी पेड अप कैपिटल हो जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कराना, लेकिन जॉब इंप्लॉय रखना पड़ सकता है अगर 10 करोड़ से ऊपर हो तो। नोट द फॉर्मेट ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट, द फॉर्मेट ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट, जो फॉर्मेट होगा सेक्रेटरियल ऑडिट का, ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इन फॉर्म नंबर, शैल बी इन फॉर्म नंबर MR3। ये छोटा सा पॉइंट है, MR3 में होगा। ये छोटा छोटा पॉइंट लिखा है बेटा। धन्यवाद आप सभी का। ये छोटा सा रटने की जरूरत है आपको। 204 में सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या क्या रिपोर्टिंग करता है, ये सब कुछ नहीं है आपके कोर्स में, जबकि होना चाहिए। यही कंपनी ऑडिट होता है तो आप बोलते हैं ना कि हम इंक्वायरी करते हैं, हम ट्रू एंड फेयर के बारे में बताते हैं। इन्होंने बता दिया कि ऑडिट होगा, सेक्रेटरियल ऑडिट होगा। 204 में किस कंपनी में होगा, लिस्टेड में होगा, और उन कंपनियों में होगा जिसको रूल 9 में बताया गया। रूल 9 में हम गए तो उसमें 2 कंपनियां देखिए, संजोग देखिए, ये दोनों भी है ना पब्लिक ही कंपनी है। 204 प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज अप्लीकेबल ऑन बिग कंपनीज विच आर पब्लिक, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। लिस्टेड है तब तो उसमें कोई कंडीशन ही नहीं देखना होता है ना। अनलिस्टेड है तो देखना पड़ जाता है। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। लास्ट पॉइंट के रूप में लिखिए सेकंड और थर्ड, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट, है ना। ड्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स। कंपनी और उसके ऑफिसर्स की ये ड्यूटी बनती है कि जब CS कंपनी सेक्रेटरी इन PCS प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट करने आए तो उसकी थोड़ी हेल्प कर दिया करो। 204 सब सेक्शन 2 यहां लिखिए, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ it shall be duty of the company it shall be duty of the company to give necessary assistance and facilities to the company secretary in practice for conducting secretarial audits लास्ट, ड्यूटी ऑफ बोर्ड। अगर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी ने कोई ऑब्जर्वेशंस, कोई क्वालिफिकेशन दिया है तो BOD अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उस क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट बताएंगे कि वो उनसे एग्री करते हैं, काउंटर करते हैं, कुछ तो होगा। ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्शन 204 सब सेक्शन 2, नहीं तो कंपनी नहीं बेटा, ड्यूटी ऑफ BOD, सॉरी बेटा, द BOD shall disclose
द BOD shall disclose disclose the full effect of any, the BOD shall disclose the full effect of any, बताएं बेटा, full effect of any qualification given by, qualification means observation, adverse remarks given by PCS in secretarial audit report. यही छोटा सा पॉइंट लिखा है। ड्यूटी ऑफ द BOD का क्या ड्यूटी है, ये छोटा सा पॉइंट है। पेनाल्टी क्या याद करेंगे, फालतू की बातें होती है ना, फिर भी आपको याद करना है तो लिख सकते हैं। 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक पेनाल्टी है, जेल जाने की व्यवस्था नहीं है ना बेटा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर अभी आया तो नहीं है कि किसी पब्लिक कंपनी का मान लीजिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, किसी पब्लिक कंपनी का जो अनलिस्टेड है उसका पेड अप कैपिटल 55 करोड़ है, क्या उसके लिए कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना जरूरी है? क्या आपका आंसर सेम होगा? अगर उसका पेड अप कैपिटल 55 करोड़ के बदले 45 करोड़ होता तो आप कहते हैं जी बिल्कुल अलग हो जाता आंसर। 50 करोड़ या उससे ज़्यादा तो सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर 204 मैंडेटरी है PCS के द्वारा, अगर 50 करोड़ से कम है तो बेटा जरूरी नहीं है। और ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट है ना, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है, 203 के अलावे है सर। 203 और 204 को प्लीज, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों को मर्ज मत कीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट, 4th, पेनाल्टी। ऐसा सेक्शन होना चाहिए, बहुत सिंपल सेक्शन था, सेक्शन 204 सब सेक्शन 4, पेनाल्टी के बारे में लिखा है 204 सब सेक्शन 4। यहां पे लिखिए ₹1 लाख से लेकर कितने लाख तक? 5 लाख तक। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक पेनाल्टी, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की पेनाल्टी है जो इसमें लिखा हुआ है बेटा आपके कोर्स में, बुक में। लास्ट है कंसेप्ट 12। सर ये जो 203 में CS अपॉइंट किए थे, 203 वाले CS की बात कर रहा हूं, तो उसका KMP में है वो, तो क्या करेगा बैठ के? चलो 204 वाला तो ऑडिट करके चला जाता है, और 204 वाला हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो तो आया एक 10 दिन 15 दिन में सेक्रेटरियल ऑडिट निपटाया और चला गया। 203 वाला जो CS है वो तो KMP है, वो भी होल टाइम है, तो करेगा क्या बैठ के ऑर्गेनाइजेशन में? जानते हो उसका काम क्या है? BOD को सलाह देना, ROC में जाना, लाइजनिंग करना डिपार्टमेंट्स के साथ। BOD को, चूंकि क्या होता है ना, डायरेक्टर्स बनने के लिए भारत में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, आई एम नॉट टॉट यू, लेकिन आपको बताना चाहता हूं डायरेक्टर्स बनने के लिए भारत में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी बंदा जो जिसके पास डीन है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और 8-10 डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, उससे बच गया और डीन ले लिया तो डायरेक्टर बन जाता है। व्हाट आई वांट टू से कि बेटा इसका काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस। इसीलिए आपका बुक बहुत प्यारा है, बुरा मत मानिएगा। 203 के बाद पहले 205 पढ़ा दिया फंक्शंस, कि जो होल टाइम KMP की तरह CS रहेगा उसका क्या फंक्शन है। तो कंसेप्ट 12 लिखिए, अगर आपको समझ में आए तो मुझे भी मजा आता है आपसे बात करके। कंसेप्ट 12, फंक्शंस ऑफ CS या ड्यूटीज ऑफ CS की क्या ड्यूटीज है, बस 1 मिनट में मैं ये भी आपको निपटा देता हूं। फंक्शंस ऑफ CS, कंपनी सेक्रेटरी की क्या फंक्शंस हैं, 205 में दिया है, और रूल दिया है, इसका रूल नंबर है जो है वो रूल नंबर 10 है, रूल 10। फंक्शंस ऑफ CS 205 में है, रूल 10 है ना बेटा, रूल 10 है। सभी भाई बहनें कोशिश जरूर करिएगा, इसके फंक्शंस जो हैं वो बेटा बहुत सारे फंक्शंस हैं, और रूल 10 में करीबन 8 फंक्शंस इसके दिए गए हैं, और इसको कह सकते हैं कि इसका क्या काम है बेटा। सबसे पहले तो इसका जो सेक्शन 205 सब सेक्शन 1 है, उसी में 2 सब सेक्शन है ही बेटा,
दो सब सेक्शन है और दोनों ही सब सेक्शन बहुत ही आसान है बेटा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो सब सेक्शन वो और आसान है। दूसरा सब सेक्शन कहता है सब सेक्शन 2 का 205 का 2 कि सीएस का ड्यूटी है आपको सलाह देना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सीएस ने अपनी ड्यूटी नहीं पूरा किया और उसके चलते बीओडी से गलती हो गई तो बीओडी को जेल नहीं जाना होगा। सर सीएस को जेल जाना होगा नहीं जाना होगा बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि सीएस ने अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया इसलिए हमने भी अपनी ड्यूटी पूरा नहीं की, ये गलत सोच है। सीएस अपनी ड्यूटी पूरा करे ना करे हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप चूंकि डायरेक्टर बने ना कंपनी में तो आपको तो अपनी ड्यूटी पूरा करना ही है, निभाना है। फंक्शंस ऑफ सीएस 205 रूल 10, फंक्शंस ऑफ सीएस 205 रूल 10 में है क्या फंक्शंस हैं सीएस के। सीएस की फंक्शंस को समझते हैं, है ना बेटा। टू रिपोर्ट, टू गिव रिपोर्ट टू द बीओडी, टू रिपोर्ट टू द बीओडी about compliances, to report to the BOD about compliance with the to report to the BOD about compliance with the provisions of this act। इस एक्ट के प्रावधान, इस एक्ट के जो प्रावधान हैं उनके कंप्लायंस, अनुपालन, अनुपालन मीन्स फुलफिलमेंट, to report to the board about compliance with the provisions of this act। ये लिखा है बेटा। the rules made thereunder and other laws applicable to the company, मतलब कंपनीज एक्ट, कंपनी रूल्स और अदर लॉज अप्लीकेबल ऑन द कंपनी। ये दे रखा है, ये इसका काम है। टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स मेड देयर अंडर एंड अदर लॉज अप्लीकेबल ऑन द कंपनी, यही सब दे रखा है। आगे लिखा है सेक्रेटारियल स्टैंडर्ड्स, वाव ये बहुत, यूर गार्जियन टू इंश्योर डेट, आपको पता है आईसीएसआई भी 2 एसएस इशू किया है, टू इंश्योर डेट द कंपनी कंप्लाइज with the applicable secretarial standards, applicable secretarial standards, to ensure that company complies with the applicable secretarial standards, कंपनी secretarial standards को comply करती है। to ensure that company complies with the applicable secretarial standards। और लास्ट है बेटा तीसरा है to discharge such other functions, SS1 और SS2, to discharge such other functions, यानी इसका मेन 2 ही काम है समझ में जो आया। एक तो कंप्लायंस के बारे में रिपोर्टिंग करना, कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स, और दूसरा है डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई और ड्यूटी है जो प्रिस्क्राइब किया जाए उसको भी डिस्चार्ज करना है। अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यही सब लिखा है। और अदर ड्यूटीज के लिए आपको जाना होगा रूल 10 में, और रूल 10 में 8 ड्यूटीज है कुल मिलाकर। ऊपर के 2 जनरल ड्यूटीज हैं और उसके अलावा 8 और ड्यूटीज हैं। 8 में से एक आधा ड्यूटी तो बहुत सिंपल है कि आपको लाइजनिंग करना है। लाइजनिंग मतलब जो भी ऑफिसर से कंपनी को वास्ता पड़ता है उनसे बातचीत करनी है, लाइजनिंग के बिना बात नहीं बनेगी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप लोगों को समझना है और एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक बात और कर लेते हैं, टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं, टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसमें हम पेज जोड़ लेते हैं। एज पर रूल 10
10 ऑब्वियस ही बात इसी का होगा। द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आर एज फॉलोज। CS आर एज फॉलो। बहुत अच्छी बात है ना बेटा? जी बेटा, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ड्यूटीज ऑफ CS आर एज फॉलोज। पहला लिखा है बेटा टू गिव गाइडेंस, गाइडेंस देना है टू डायरेक्टर्स। विथ, ये याद रखिएगा, रेस्पेक्ट टू their duties, responsibilities and power, with respect to their duties, responsibilities and powers। तो ये सब बेकार है। अब आपको अगली क्लास में बेटा मैं नया चैप्टर शुरू कराऊंगा, बट इसको याद रखने का तरीका है गाइडेंस, है ना बेटा? दूसरा लिखिए फैसिलिटेट, याद रखिएगा फैसिलिटेट द कन्वेनिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, है ना बेटा? जनरल मीटिंग, फैसिलिटेट द होल्डिंग ऑफ वेरियस मीटिंग। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपका ये काम है बेटा, होल्डिंग ऑफ वेरियस मीटिंग्स एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। मिनट तो समझते होंगे, सेक्शन 118 ऑफ कंपनी एक्ट में बनता है। तो आप देखें तो ये सब बकवास किया है, फिर भी मैंने कोड बना बना के सिखा दिया आपको, है ना बेटा? अप्रूवल फ्रॉम, किसी काम को करने के लिए बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल लेने का ड्यूटी आप ही का है। अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड, जनरल मीटिंग और गवर्नमेंट, अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड, जनरल मीटिंग, गवर्नमेंट एजेंसीज। वाह सर, बहुत अच्छी बात इन्होंने बना रखी है। ये CS का तो ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना? लेकिन ये रूल में लिखा है कि एक CS का ये काम है ना बेटा, अप्रूवल लेना। चौथा रिप्रेजेंट करना बिफोर, आपका ये भी काम है रिप्रेजेंट करना बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स। रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स एंड ऑथोरिटीज। तो मजा आ रहा है तो बता दीजिए बेटा, ये लाइन हमारा खत्म हो गया यहीं पे, है ना? ये छोटी छोटी बातें जो मैंने था आपके सामने रखा था, और इन्हीं बातों से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये सब बातें तो ठीक है, इस तरह से आपने स्वाहा कर दिया। इस चैप्टर का नोट लिखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना सर? ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा? ध्यान दीजिएगा बेटे। नो अफेक्ट, आप ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया 203 में और बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुआ, तो BOD ये करने लगे जी हमारी क्या गलती है, हमने तो CS रखा है, CS ने गलती किया, हमें थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए, CS को थप्पड़ पड़ना चाहिए। सर ये गलत होगा। यहाँ पे लिखिए नो इफेक्ट के बारे में, अच्छा लगेगा आपको। नो इफेक्ट, द BOD etc. cannot escape from their duties by just appointing CS। ऐसा नहीं है कि CS को अपॉइंट कर दिया, CS ने 205 वाली ड्यूटीज पूरा नहीं की तो CS को तो थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन आपको भी पड़ेगा सर। आप ये नहीं कर सकते कि उन्होंने हमको गाइडेंस नहीं दिया, उनकी ड्यूटी थी, आपका भी ड्यूटी है मांगना गाइडेंस, है ना? और आप डायरेक्टर बन गए, आपको पता नहीं आपको अपनी ड्यूटी। बोला नहीं सर, हम तो बिल्कुल लाला टाइप के हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। तो ये सब बातें हैं बाय जस्ट अपॉइंटिंग द CS। धन्यवाद बेटा, आज हम लोग यहीं रुकते हैं।
है ना। और इस तरह से आपने इस चैप्टर की कर दी है समाप्ति। दोस्तों मज़ा आ जाए बताइए। एक छोटी सी चीज़ से आप लोगों ने शुरू किया था अपनी जर्नी, और आज वो जर्नी खत्म हो गई है ना बेटा। ये हो गया खत्म। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 1 जो आपका है वो पढ़ाएंगे, लेकिन जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड AQD। AQD मतलब है ना बेटा, AQD जरूर मैं पढ़ाऊंगा, फटाफट बताइएगा। दोस्तों एक चीज़ छोटा सा पॉइंट मैंने बताया, इसको अभी पढ़ के आइएगा, जितना हो सकता है ना। AQD पढ़ाऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अब ब्रेक ले लीजिए।